अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर हमारा चल रहा है आपके पास पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में आपके पास अपने प्रीवियस क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि जहाँ लैंगिक प्रजनन के बारे में बात आती है कि आपके पास जनन की परिभाषा क्या है, लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है। लैंगिक जनन में आपके पास बोल के आ सकते हैं नर युग्मक व मादा युग्मक भाग लेते हैं, तो आपके पास नर व मादा युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है। ऐसे जीव जिनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर नर जनन अंग होंगे, मादा जनन अंग होंगे। आपके पास नर जनन अंगों के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होगा, मादा जनन अंगों के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण होगा। आपके पास पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन हमारा टॉपिक है। तो पुष्पीय पादप यानी एक प्लांट में लैंगिक भाग कौन सा है, पुष्प के बारे में हमने डिस्कस किया कि पुष्प जो होता है ये पादप में लैंगिक अंग के रूप में कार्य करता है। हमारे पास एक जो पुष्प है उसमें नर भाग पाया जाता है, पुमंग के नाम से जाना जाता है, मादा भाग पाया जाता है, जायांग के नाम से जाना जाता है। आज हम आपके पास पुमंग का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास डिस्कस करने वाले हैं कि पुमंग जो पुंकेसरों से मिलकर के बना हुआ चक्र है, एक सदस्य पुंकेसर जो कि आपके पास एक पराग कोश और एक लंबे तंतु से मिलकर के बना होता है। पराग कोश का हम सेक्शन कट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट कट करेंगे। आपके पास कट करने पर हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 1 2 3 4 फिंगर्स हैं। आपके पास अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो सामने से आपको केवल 2 ही दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पास यहाँ से देखने पर आपको 4 नज़र आ रही है, राइट। ऐसा ही आपके पास एक पराग कोश की संरचना में होता है कि सामने से देखने पर 2 पालियां नज़र आती है, लेकिन अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं तो वहाँ पर हमें 4 कॉर्नर्स नज़र आते हैं और 4 कॉर्नर पर 4 लघु बीजाणु धानियाँ नज़र आती है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, आपके पास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी, हमारा टॉपिक हमारा चल रहा है आपके पास पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, मतलब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। गाइस, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में जब हमने डिस्कस किया, जनन के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, हमारे पास रिप्रोडक्शन के बाद में हमने देखा अबाउट द फ्लावर कि हमारे पास एक फ्लावर की क्या स्ट्रक्चर होती है, एक पुष्प की क्या संरचना होती है। और जो पुष्प है, एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर अगर हमारे पास चारों चक्र मौजूद है, पहला है बाह्य दल मिलकर के बनाते हैं बाह्य दल पुंज, दल मिलकर के बनाते हैं दल पुंज, और आपके पास बोल के आ सकते हैं पुंकेसर मिलकर के दल चक्र बनाते हैं जिसे कि पुमंग कहा जाता है। ये फूला हुआ भाग अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, ये मिलकर के बनाते हैं जायांग। तो एक पुष्प के अंदर 4 भाग कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अगर ये चारों भाग मौजूद है मतलब पुष्प कैसा है, पूर्ण पुष्प। कोई भी एक चक्र अगर यहाँ अनुपस्थित होता है तो पुष्प कहलाएगा अपूर्ण पुष्प। एग्जाम्पल के बारे में हमने बात कर ली थी, आपके पास पूर्ण पुष्प होता है सरसों और मटर का, अपूर्ण पुष्प होता है लौकी और पपीता का। पुष्प को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। अगेन अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा, एक पुष्प में ये नीचे की तरफ फूला हुआ भाग पुष्पासन, नीचे जा रहा है ये पुष्पवृंत। ये जो पर्णनुमा संरचना हमें नज़र आ रही है थोड़ी सी मोटी होती है, हरी होती है, जिसे कि बाह्यदल कहते हैं। ये एक बाह्यदल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सभी बाह्यदल मिलकर के एक चक्र का निर्माण करते हैं। और ये पूरा चक्र, गाइस अब ध्यान रखेंगे, ये पूरा चक्र कहला रहा है बाह्यदल पुंज। सेम ऐसे ही जब हम बाह्यदल से ऊपर की ओर दूसरे चक्र की ओर हमारे पुष्प में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये जो आपके पर्णनुमा संरचना, जिसे कि पंखुड़ी हमने यहाँ पर लेबल किया है, आपके पास इस पंखुड़ी को ही दल के नाम से जाना जाता है। और सेम चीज़ आपके पास एक से अधिक दल जब आपके पास जुड़ जाते हैं, एक चक्र बना लेते हैं, तो आपके पास इसे दलपुंज कहा जाता है। हमारे पास तीसरा जो चक्र हमारे पुष्प में हमें नज़र आता है, ये एक वृंतनुमा संरचना जिसे कि पूतंतु कहा जाता है।
और पूतंतु के ऊपर ये आपको इस तरीके से पालीनुमा संरचना नज़र आ रही है। तो ये जो पालीनुमा संरचना है ये तो है हमारा परागकोश। क्या है? परागकोश। और ये है हमारा तंतु जिसे कि पूतंतु कहा जाता है। और एक लाइन हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि परागकोश और पूतंतु आपस में जुड़ जाते हैं और एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कि पुंकेसर कहा जाता है। ये पुंकेसर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ये एक पाली, ये दूसरी पाली और ये पूतंतु। दो पालियाँ हमारे पास है। पालियों को कहा जाता है परागकोश और ये है हमारा पूतंतु। तो हमारे पास ये जो एक संरचना हमें नज़र आ रही है ये हो गया पुंकेसर। और इस तरीके से आपके पास एक से ज़्यादा पुंकेसर, जैसे कि आपको ये 1 2 3 4 आपके पास, तो ये सारा का सारा मिलकर के इस तरीके से एक वर्ल बना रहे हैं, एक चक्र बना रहे हैं। और आपके पास ये जो चक्र है ये चक्र हमारा कहलाता है, आपके पास नर भाग कहलाता है एक पुष्प का, और इसे हमारे पास कहा जाता है पुमंग। क्या कहा जाता है चक्र को? पुमंग। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जब पुमंग से हम और अंदर की तरफ चलते हैं गाइस, तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये नीचे की तरफ एक फूला हुआ भाग जिसे कि अंडाशय है, ऊपर की तरफ इसको थोड़ा क्लियर करके देखते हैं। हमारे पास ये नीचे की तरफ ही फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से ऊपर ये हमारी वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। इस तरीके से तो ये हमारा हो गया एक मादा भाग, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर जो ये फैला हुआ भाग आपको नज़र आ रहा है ना, ये वर्तिकाग्र बेटे। वर्तिकाग्र के नीचे की तरफ ये जो लंबी पाइप और आपके पास नली नुमा संरचना में नज़र आ रही है ये है हमारी वर्तिका। और वर्तिका के नीचे ये जो फूला हुआ भाग हमें नज़र आ रहा है ये है अंडाशय। और गाइस एक लाइन हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अंडाशय में होते हैं बीजांड। अंडाशय में क्या होंगे? बीजांड। और हमारे पास अंडाशय पहला भाग, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये तीनों भाग मिलकर के मादा भाग का निर्माण करते हैं जिसे कि जायांग कहा जाता है। हमारे पास एक पुष्प का स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो पुष्प हैं, पुष्प के जो चारों चक्र हैं, हमें लाइन बहुत अच्छे से क्लियर है। चारों चक्र उपस्थित होंगे तो पुष्प होगा पूर्ण पुष्प, राइट। आपके पास एक पुष्प को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके पास यहाँ पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो हमारा टॉपिक है। लैंगिक जनन जहाँ टर्म आ गई हमें एक लाइन क्लियर है, यहाँ पर नर भाग और मादा भाग होगा। हमने पुष्प की संरचना में बहुत अच्छे से क्लियर किया कि हमारे पास यहाँ पर एक पुष्प के जो 4 चक्र हैं जैसे कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, उसमें से हमारे पास जो पुमंग है, पुमंग हमारा कहलाता है नर भाग और जायांग, ये जायांग हमारा कहलाता है मादा भाग। पुमंग चूँकि ये आपके पास नर भाग है, दलपुंज के अंदर यह है, ध्यान दीजिएगा, दलपुंज के अंदर पुष्प का नर जनन अंग होता है। और पुमंग की एक इकाई हमें बहुत अच्छे से लाइन क्लियर है, क्या बोलते हैं इसे? पुंकेसर या फिर स्टेमन कहलाता है। हमारे पास पुंकेसर, पुंकेसर किससे मिलकर के बना होता है? एक पुंकेसर जो होता है परागकोश और जो पूतंतु से मिलकर के बना है। आपके पास योजी के द्वारा पूतंतु और आपके पास परागकोश एक दूसरे से कनेक्ट हैं यहाँ पर। तो बात करेंगे आपके पास, आज हम पुंकेसर को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। परागकोश का हम एक सेक्शन कट करेंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके पास जायांग, तो जायांग जो होता है पुष्प में सबसे भीतरी चक्र जायांग होता है। और जो मादा जनन अंग होता है, बहुत अच्छे से लाइन क्लियर है, यह स्वयं अंडकों किससे मिलकर के बना होता है? स्वयं अंडकों से मिलकर के बनता है। जायांग किससे मिलकर के बनता है? अंडकों से मिलकर के बनता है। और एक अंडप आपके पास अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर के बनता है। बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट।
यहाँ आपके पास बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पुमंग के बारे में, राइट। आपके पास तो पुमंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, हमारे पास हमें लाइन क्लियर है कि एक पुष्प में एक से अधिक पुंकेसर मिलकर के चक्र बनाते हैं जिसे कि पुमंग कहा जाता है। गाइस, टॉपिक हमारा चल रहा है पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी, राइट। पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, लघु बीजाणुधानी, पुंकेसर, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक पुंकेसर, हमें लाइन बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक जो पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर ये पालियाँ और ये पूतंतु, संरचना हो गई पुंकेसर। पालियाँ आपके पास जुड़ी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये हमारा परागकोश। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आवृत बीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर है, हमें भी पता है। इसे आप और क्या बोल सकते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। हमें लाइन क्लियर होनी चाहिए कि पुंकेसर मिलकर के चक्र बनाते हैं, एक से अधिक पुंकेसर मिलकर के चक्र बनाते हैं। चक्र को बोलेंगे आपके पास पुमंग, और तो ये चक्र बन गया, ये चक्र पुमंग है। इसमें आपके पास ये एक से अधिक पुंकेसर लगे हुए हैं। आपके पास ये जो पुमंग है, पुमंग का एक सदस्य है पुंकेसर, और जो आपके पास एक सदस्य पुंकेसर है, इसकी संरचना में दो चीज़ें हमें क्लियर है कि आपके पास ये परागकोश और ये पूतंतु। हमने कहा कि बेसिकली एक पुंकेसर दो पार्ट में विभक्त है, ये पहला और ये दूसरा। यहाँ हमने एक पार्ट और बताया है जो है योजी। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास पूतंतु, पुंकेसर का लंबा वृंतनुमा भाग के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा हो गया पूतंतु। इसके शीर्ष के ऊपर क्या स्थित है, ये एक पाली और ये दूसरी पाली, दो पालियों से मिलकर के बना हुआ परागकोश स्थित है, ठीक बात है। प्रारूपिक दृष्टि से परागकोश में दो पालियां होती है, और ये जो दोनों पालियां हैं ये योजी के द्वारा जुड़ी हुई आपस में रहती है। आपके पास दोनों पालियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, योजी के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो क्या हम एक लाइन क्लियर करें कि हमारे पास ये क्या है, योजी। एक पुंकेसर दो भागों के अंदर विभक्त रहता है, इसमें पतला लंबा डंठल तंतु, अंतिम सिरा, द्विपालिक संरचना परागकोश, तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प दल या फिर पुष्पासन से जुड़ा होता है। ये भी हमें लाइन क्लियर है कि एक जो आपका पुंकेसर है, एक पुंकेसर, इसका ये जो तंतु है, यह तंतु नीचे किससे जुड़ा हुआ रहता है, क्या होता है हमारे पास एक पुंकेसर के बाहर, पुंकेसर के बाहर हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, दल होते हैं, और नीचे की तरफ बाह्य दल होते हैं, उसके नीचे पुष्पासन होता है। क्लियर है में? तो यहाँ पर तंतु का जो समीपस्थ छोर होता है, ये समीपस्थ छोर है, यह पुष्पासन या फिर पुष्प दल से जुड़ा हुआ रहता है। पुंकेसरों की संख्या और लंबाई अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग होती है। नॉर्मली एक आवृत बीजी परागकोश के बारे में बात करें तो हमारे पास कैसे होते हैं, ये द्विपालीवत होते हैं, दो पालियों से मिलकर के बने होते हैं, राइट। अब आपके पास एक स्ट्रक्चर हम क्लियर करेंगे कि हमारे पास एक पुंकेसर को निकाल करके आपके पास उसके वृंत से आपके पास परागकोश को डिटैच करके अलग करके हम जब उसका सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये एक पाली, ये दूसरी पाली और ये पूतंतु, यहाँ से हम सेक्शन कट करेंगे। एक्चुअल में इस सेक्शन को बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। गाइस, जब हम इसका अनुप्रस्थ काट, सामने से हमें आपके पास ये दो पालियाँ नज़र आ रही है, राइट, लेकिन एग्जैक्टली दो पालियाँ कैसे सिचुएटेड होती हैं
कि मैंने ये एक आपका चौक है, ये दूसरा है, 2 चौक इसके जस्ट पीछे लगा दिए, ठीक है, वही सेम लंबाई में। अभी मेरे पास सामने से अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये एक पाली मुझे नज़र आती है और ये दूसरी पाली, केवल 2 ही पालियाँ मुझे नज़र आती हैं, एक पाली और ये दूसरी पाली। लेकिन जब मैंने इसे कट करके ऊपर से इसका व्यू देखा तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है, ऐसा। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये जो हमारा पराग कोश है, इसका जब हम सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमारे पास हमें नज़र आता है, ध्यान दीजिएगा, एक पराग कोश। एक पराग कोश का जब हम सेक्शन कट करके देखते हैं, टीएस कट करके देखते हैं, तो हमें इस तरीके से एक संरचना नज़र आती है जिसके पास 4 कॉर्नर होते हैं। 4 कोनों पर ये 4 थैलेनुमा बैग्स या फिर आपके पास सेक हमें नज़र आते हैं। और ये जो बैग है, इस बैग में बनेंगे नर बीजाणु। गाइस आप ध्यान रखेंगे, पादपों के लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं। लैंगिक जनन टर्म आते ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा। नर भाग को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर नर भाग का निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। नर युग्मक का फॉर्मेशन हमारे पास होता है किसकी फॉर्म में? नर युग्मक का फॉर्मेशन हमारे पास होता है बीजाणु के रूप में। और यहाँ ये जो नर बीजाणु है, यह बीजाणु छोटा होता है। छोटा होने के कारण इसे लघु बीजाणु भी कहा जाता है। और एक लघु बीजाणु जिस थैले में भरा हुआ है, इस तरीके से ये लघु बीजाणु जिस थैले के अंदर भरा हुआ है, तो आपके पास ये जो थैला है, ये जो जगह है जहाँ पर लघु बीजाणु भरे हुए हैं, क्या इस थैले को मैं नाम दे दूँ धानी? धानी का मतलब थैला जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है। और एग्जैक्टली यहाँ पर लघु बीजाणु भरे हुए हैं, तो मैंने इसका पूरा नाम दिया लघु बीजाणु धानी। क्या नाम दिया बेटे? लघु बीजाणु धानी। तो क्या मैं एक लाइन बोल दूँ कि हमारे पास एक पराग कोश का जब हम सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 4 कॉर्नर्स पर 4 लघु बीजाणु धानी आपके पास हमें नज़र आती है। 1, 2, 3 और ये 4। इस तरीके से 4 लघु बीजाणु धानियाँ हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि लघु बीजाणु धानी, हमने कहा एक पराग कोश, एक पराग कोश के 4 कॉर्नर पर ये 4 लघु बीजाणु धानियाँ हमें नज़र आ रही है। राइट। अब हमने कहा कि ये जो लघु बीजाणु धानी है, इसके बाहर कितनी लेयर्स हैं और आपके पास इन लेयर्स को क्या क्या कहा जाता है, वो अच्छे से हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम केवल इतने पार्ट का सेक्शन कट करें तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लघु बीजाणु धानी है इसमें क्या भरे हुए हैं? लघु बीजाणु। वेरी गुड। और लघु बीजाणुओं के, लघु बीजाणु धानी, धानी के ठीक बाहर ये लेयर हमें नज़र आ रही है। आपके पास एक लेयर, ये आपके पास जब लघु बीजाणु धानी के बारे में बात करें, लघु बीजाणु धानी के बाहर, ठीक बाहर की जो लेयर है, ये हमारे पास कहलाती है टी फॉर टैपेटम। और ऊपर चलते हैं, एक और लेयर हमें मिलती है। हमारे पास ये जो लेयर है, ये तकरीबन आपके पास 2 से 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। और ऐसी जो लेयर होती है, इसे आपके पास मध्य परत या फिर मिडल लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस परत के बाहर एक और लेयर हमें मिलती है, ये आपके पास सिंगल लाइनिंग होती है, 2-3 लेयर्स की नहीं होती, जबकि हमने मध्य परत के बारे में बात की, ये 2-3 लेयर्स की होती है। तो ये जो आपके पास लाइनिंग है, इसे ई फॉर एंडोथीशियम कहा जाता है। और ऊपर चलते हैं, एंडोथीशियम के ठीक बाहर हमारे पास एक चपटी कोशिकाओं की बनी हुई लेयर, इसे
आपके पास अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस कहा जाता है। तो हमारे पास हमने बात की कि एक लघु बीजाणुधानी 4 कॉर्नर पर क्या मौजूद है, 4 लघु बीजाणुधानियाँ मौजूद हैं। और एक लघु बीजाणुधानी के बाहर 4 लेयर में से सबसे बाहर की तरफ से सबसे अंदर की तरफ की लेयर के बारे में बात करें, सबसे नीचे की तरफ अगर हम बाहर से अंदर की ओर चलें तो ये हो गई हमारी टैपेटम। टैपेटम के बाहर हमारे पास हो गई हमारी मध्य परत या फिर मिडल लेयर के बाहर हमारी हो गई अंतस्थीशियम यानी एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के बाहर हो गई हमारी अधिचर्म यानी एपिडर्मिस। तो इस तरीके से एक लघु बीजाणुधानी के बाहर 4 लेयर्स होती हैं। इसका मतलब क्या मैं एक लाइन बोल दूं कि एक पराग कोश, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक पराग कोश जब हमने सेक्शन कट किया तो ये हमारे पास, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से सेक्शन हमें नज़र आया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमारे पास ये 4 कॉर्नर्स पर हमारे पास ये 4 लघु बीजाणुधानियाँ, और ये प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के बाहर की लेयर हो गई जिसे हमने नाम दिया टैपेटम। अब हमने कहा कि टैपेटम के ठीक बाहर मध्य परत, ये हुई मध्य परत। इसके अंदर ऊपर की तरफ ये एंडोथीशियम, और हमें एक लाइन क्लियर है कि आपके पास एंडोथीशियम के बाहर ये अपने आप में हो गई हमारी अधिचर्म। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर। पहली लेयर अधिचर्म, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मध्य परत और चौथी टैपेटम। 4 लेयर्स हमें यहाँ पर क्लियर होती है कि 4 लेयर हमारे पास एक परागकोश में पाई जाती है। और एक लघु बीजाणुधानी 4 कॉर्नर पर क्या होती है, 4 लघु बीजाणुधानी जो होती है उसमें से प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के बाहर मिलती है आपके पास टैपेटम। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी टैपेटम। डिस्कस कर लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है, ये आपका जो डायग्राम है ये एक पराग कोश का मैच्योर होने के बाद में सेक्शन है, 3 डायमेंशनल सेक्शन है। आफ्टर मैच्योरेशन, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व कब होगा, जब लघु बीजाणुधानी में इस तरीके से ये पराग कण बन जाएंगे। गाइस आप ध्यान देंगे, अभी अभी आपको बताया था लघु बीजाणुधानी में बनेंगे बीजाणु, और बीजाणु हमारे पास यहाँ पर छोटे होते हैं तो इन्हें कहा जाता है लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु विकसित होकर के आपके पास थोड़े बहुत डेवलप होकर के पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसका मतलब लघु बीजाणुधानी जब फटेगी तो वहाँ से क्या निकलेंगे, पराग कण। आपको लाइन क्लियर होनी चाहिए कि जो लघु बीजाणु हैं इनसे आपने किसका विकास किया, पराग कणों का विकास किया। वेरी गुड। आगे बात करते हैं हम हमारे पास, तो ये डायग्रामेटिक व्यू ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये 4 कॉर्नर्स पर ये हमारे पास 4 लघु बीजाणुधानियाँ, 1 2 3 4। हमारे पास ये लघु बीजाणुधानी के ठीक बाहर की लेयर, ये लेयर हमें नज़र आ रही है, ये हमारी कौन सी हो गई, टैपेटम। हमारे पास टैपेटम के बाहर हमारे पास सेकेंड लेयर हमें नज़र आ रही है, हमारे पास मिडल लेयर के बाद में
आपके पास जो तीसरी लेयर हमें नज़र आती है वो होती है हमारी अंतस्थीशियम, और अंतस्थीशियम के बाहर हमारे पास हमें नज़र आती है अंतस्त्वचा यानी एपिडर्मिस। इतना सा जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने यहाँ पर डिटेल में देखा है। ये सबसे बाहर वाले लेयर जिसे कि हमने नाम दिया अंतस्त्वचा, ये अंतस्त्वचा होगी, ये अंतस्त्वचा, राइट। हमारे पास अंतस्त्वचा के बाद में ये वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये हो गई हमारी अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम के नीचे आ जाइए। अंतस्थीशियम के नीचे हमारे पास ये पूरी कंप्लीट 2 से 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। 2 से 3 आपके पास कोशिकाओं की परतों से मिलकर के बनी होती है ये लेयर हमारे पास कहलाती है मध्य परत। और मध्य परत से थोड़ा सा हम अंदर की ओर चलते हैं तो हमारे पास ये एक जो लेयर हमें नज़र आ रही है, ये लेयर हमारी कहलाती है टैपेटम। और आ जाइए आप टैपेटम के अंदर। तो टैपेटम के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं हमारे पास, तो ये टैपेटम के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये हमारे पास है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा, हमने बात की कि यहाँ ये जो पूरा गोला है, ये गोला है लघु बीजाणुधानी। इस गोले के बारे में बात कर रहे हैं। ये गोला है पूरा लघु बीजाणुधानी, इसमें भरी हुई है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के विभाजन में जाएगी। आपके पास इस विभाजन को कहा जाएगा अर्धसूत्रीय विभाजन। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहाँ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये है एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो ग्रीन वाली कोशिका है उस कोशिका को अपन बना रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक कोशिका को लेकर के देखते हैं। ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक विशेष प्रकार के विभाजन में जाएगी जिसे ही कहा जाता है अर्धसूत्रीय विभाजन। और आपके पास 1 2 3 4 बीजाणुओं का निर्माण करेगी जिन्हें कि लघु बीजाणु कहा जाता है। हमारे पास ये चारों लघु बीजाणु आगे चल कर के आपके पास पराग कणों के रूप में विकसित हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक पराग कोश की द्विपालीवत प्रकृति पराग कोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक और सुव्यक्त होती है। बहुत अच्छे से देख सकते हैं हम एक पराग कोश जो हमने सेक्शन कट किया, तो यहाँ पर आपके पास ये 2 पालियों से मिलकर के बना होता है। तो ये एक पाली और ये दूसरी पाली। तो लाइन्स क्लियर है, ये हमारे पास बहुत अच्छे से व्यक्त होती है। पराग कोश एक 4 दिशीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? 4 दिशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। बहुत अच्छे से क्लियर है हमें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। पराग कोश की 4 कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। हमने कहा कि आपके पास ये एक पाली और ये दूसरी पाली, तो एक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानी होगी? 2 लघु बीजाणुधानी होगी। इस प्रकार 2 पालियों में कितनी लघु बीजाणुधानियाँ होंगी? 4 लघु बीजाणुधानियाँ होंगी। तो यहाँ पर यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर के, ये जो लघु बीजाणुधानी है ये आगे विकसित होकर के पराग पुटी या फिर पॉलन सेक बनाती है। और यह अनुलंबवत एक पराग कोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे हुए रहते हैं। हमारे पास ये जो सेक होते हैं आपके पास, ये पराग कणों से ठसाठस
भरे हुए रहेंगे। तो ये आज हमने आपके पास बात की किसके बारे में, एक पराग कोश के सेक्शन के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया। कलर्ड डायग्राम भी आप देख सकते हो, वही आपके पास अंतस्थिशियम, मध्य परतें हैं। ये आपकी बुक के अंदर सेम डायग्राम है, आपकी बुक का ही डायग्राम है आपके पास, राइट। अंतस्थिशियम, मध्य परत, लघु बीजाणु, ये आपके पास मध्य परत के नीचे ये आपके आ गई टैपेटम, और टैपेटम के अंदर ये हमारे पास हमें नज़र आ रही है लघु बीजाणु मात्रा कोशिकाएं। तो हमारे पास ये जो डायग्राम है, डायग्राम में आपको देख सकते हो कि आपके पास ये है पराग कोश का अनुप्रस्थ काट, और यहाँ ये डायग्राम आपको शो कर रहा है लघु बीजाणु धानी। ये जो आपके पास लघु बीजाणु धानी है, इसकी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो भित्ति है, इस भित्ति को आपके पास शो कर रहा है, राइट। तो गाइस हमें क्या समझ में आया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक पुष्प में 4 चक्र, पहला बाह्य दलपुंज, आप भी साथ साथ रिकॉल करेंगे। दूसरा दलपुंज, तीसरा चक्र जो कि पूतंतु और परागकोश से मिलकर के बना होता है। चौथा चक्र नीचे फूला हुआ भाग, एक नीलनुमा संरचना वर्तिका, और ये फूला हुआ भाग हमारा अंडाशय। सबसे नीचे की तरफ ये हमारा पुष्पासन। ये पुष्प की संरचना हमें क्लियर है। आज हमने एक परागकोश को डिस्कस किया बहुत अच्छे से। ये परागकोश 2 पालियों से मिलकर के बना होता है, ये एक पाली, ये दूसरी पाली, और ये इसके नीचे वृंत। परागकोश की दोनों पालियाँ आपस में किसके द्वारा संधित रहती है, जुड़ी हुई रहती है, योजी के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। हमारे पास एक परागकोश का जब हम सेक्शन कट करके देखते हैं, इसको जब हम काटते हैं और काट करके ऊपर से देखते हैं, तो हमें यहाँ पर ये जो प्रत्येक पाली है, प्रत्येक पाली में क्या नज़र आता है, प्रत्येक पाली में हमें इस तरीके से चारों कॉर्नर पर एक पाली, ये एक पाली है तो ध्यान दीजिएगा, एक पाली में आपके पास 2 गोले, यानी आपके पास 2 थैलेनुमा संरचना, एक थैलेनुमा संरचना आपके पास, इसे हमने क्या नाम दिया, लघु बीजाणु धानी। और इस तरीके से 4 कॉर्नर्स पर क्या मिलती है हमें, 4 लघु बीजाणु धानियाँ मिलती हैं। इस प्रकार 4 कॉर्नर पर एक पाली में आपके पास 2 लघु बीजाणु धानी, तो 2 पालियों में मिलाकर के कितनी हो गई, 4 लघु बीजाणु धानी। गाइज आप एक लाइन बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि पराग कोश जो होते हैं सामान्यतः नॉर्मली पादपों के अंदर द्विपालीवत मिलते हैं। क्यों बोलते हैं द्विपालीवत, क्योंकि एक और ये दो पालियाँ यहाँ पर मौजूद है, तो द्विपालीवत आपके पास पराग कोश होता है। अब हमने बात की कि क्या कोई ऐसे कुल हैं जहाँ पर हमारे पास पराग कोश जो होता है ये आपके पास एक पालीवत मिलता है, तो यस, हमारे पास जो मालवेसी कुल है वहाँ आपके पास इस तरीके से एक पाली होती है और नीचे वृंत होता है ऐसे। तो ये परागकोश कैसा है, एक पालीवत। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक पाली में कितने आपके पास लघु बीजाणु धानियाँ होंगी, तो सीधी सी बात है भैया, एक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। अगर परागकोश द्विपालीवत है तो हमारे पास 4 कॉर्नर पर क्या होंगी, इस प्रकार से 4 लघु बीजाणु धानियाँ होंगी। हमने बात कर ली आपके पास एक पालीवत और द्विपालीवत परागकोश के बारे में, राइट। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ये जो हमारा लघु बीजाणु धानी 4 कॉर्नर पर 4 जो लघु बीजाणु धानी मिलती है, इनके बाहर की लेयर्स के बारे में। तो 1 2 3 और 4
तो ये आपके पास अंदर से लेकर के बाहर तक जो 4 लेयर मिलती है उनके नाम, एक का नाम है टैपेटम। आपके पास जो लघु बीजाणुधानी की ठीक बाहर मिलती है ये है टैपेटम। टैपेटम के ठीक बाहर हमें मिलती है हमारी मध्य परत, मध्य परत की ठीक बाहर हमें मिलती है हमारी अंतस्थीशियम, और आपके पास सबसे बाहर हमें मिलती है हाइपोडर्मिस या फिर आपके पास अधिचर्मा। क्लियर है बात? उसके बाद में हमने बोला कि भैया ये जो हमारा लघु बीजाणुधानी है इसके बाहर ये जो टैपेटम है, ये टैपेटम अंदर पोषण प्रदान करेगी। अच्छा, टैपेटम जब अंदर पोषण प्रदान करेगी तो होगा क्या, आपके पास अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, और ये कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं हैं, 2n यानी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। ये जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ये द्विगुणित कोशिकाएं आपके पास एक विभाजन में जाएगी। विभाजन कौन सा होगा, युग्मक निर्माण के लिए हमें लाइन क्लियर होनी चाहिए, हमेशा युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। तो ये कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन में जाएगी और आपके पास 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी, छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण करेगी, और आपके पास इन्हें लघु बीजाणु कहा जाता है। आपको लाइन क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी में ये जो 2n कोशिका मिल रही है, इस कोशिका से इन 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो हमारे पास ये कोशिका लघु बीजाणु बनाने के लिए क्या हो गई, मात्र कोशिका। तो इस कोशिका का पूरा नाम क्या होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हो गई। क्लियर है, राइट? और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे, और हमारे पास जब लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा तो ये धानी छोटे छोटे बीजाणुओं से भर जाएगी, जिन्हें कि लघु बीजाणु कहा जाता है। तो ये आपके पास परागकोश का स्ट्रक्चर का पुंकेसर की संरचना, पुंकेसर में परागकोश का सेक्शन हमने कट करके देखा, तो एक मोटा व्यू आपके पास हमें यहाँ पर क्लियर होता है, राइट? आपके पास इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। आपके पास लघु बीजाणु जनन को और अच्छे से अपन डिटेल के अंदर भी देखेंगे, राइट? आपके पास चारों लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि आपके पास ये जो चारों लेयर्स है पर्टिकुलर क्या क्या फंक्शन करती है, डिफरेंट फंक्शन होता है आपके पास इन लेयर्स का, राइट? तो आपके पास देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में आगे, राइट?